हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 9th चैप्टर 8 मोशन के अंतर्गत। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पीड एवं वेलोसिटी यानी चाल और वेग की। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चाल और वेग की। तो चाल और वेग का आकलन करने के लिए हमें सर्वप्रथम आवश्यकता होती है समय की। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी तथा विस्थापन को समय के साथ परिभाषित किया जाता है तो क्रमशः चाल एवं वेग प्राप्त होते हैं। जैसे हमको तो पता ही है कि विस्थापन और दूरी के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। यानी किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक पहुंचने में या जाने में जिस रास्ते का वास्तविक रूप से अनुसरण किया जाता है, यानी जिस रास्ते पर वह वास्तविक रूप से वस्तु चल कर जाती है, उस वास्तविक पथ के लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। यानी जो उसका रियल पथ का जो लेंथ है वह दूरी कहलाती है। तथा प्रारंभिक स्थिति यानी जो इनिशियल पोजीशन है xi और जो फाइनल पोजीशन है xf, इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पथ होगा उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। शॉर्टेस्ट पथ की लंबाई को हम बोलते हैं विस्थापन। तो इस तरह से अगर दूरी के साथ समय का भाग दे दिया जाए तो हमें चाल प्राप्त हो जाएगा, और यदि विस्थापन के साथ समय का भाग दे दिया जाए तो हमें वेग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दूरी तथा विस्थापन को समय के साथ परिभाषित किया जाए तो क्रमशः चाल एवं वेग प्राप्त होते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय में जितना समय लगता है उस समय का उस दूरी के साथ अगर भाग दे दिया जाए तो हमारा चाल प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु का जो विस्थापन है उस विस्थापन के दौरान उस वस्तु ने कितना समय लिया उसका भाग दे दिया जाए तो हमारा वेग प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो यानी इसके सूत्र क्या प्राप्त हो गया है, इसके फार्मूले क्या प्राप्त हुए, चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी कह सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। चलिए इसको हम इस परिभाषा को इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। when distance and displacement are defined with respect to time, then respectively we find speed and वेलोसिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दूरी तथा विस्थापन को समय के साथ परिभाषित किया जाए तो हमें जैसे चाल और वेग प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसको डिफाइन किया जाए तो हमें स्पीड एंड वेलोसिटी प्राप्त होगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यानी माना कोई वस्तु है, वह 5 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस यानी
दूरी तय करती है। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? 10/5 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं 2 मीटर सेकंड इनवर्स। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे किसकी? चाल का मात्रक यानी चाल की यूनिट हो गई। ठीक है, अब यहां जो 1 सेकंड आया है इसको कहेंगे एकांक समय। इसे कहते हैं एकांक समय। ओके, यानी यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसकी एक नई परिभाषा क्या बन के आ जाएगी? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो नई परिभाषा हमारी क्या बन के आ गई? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यह भी एक परिभाषा आ गई, यानी द डिस्टेंस covered in unit time is called speed। ठीक है, यानी एकांक समय में यूनिट टाइम यानी एकांक समय में तय किए गए जो डिप्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं वेग की। तो वेग के लिए हमने पढ़ा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर विस्थापन में हम विस्थापन में हम समय का भाग दे दें तो हमारा वेग प्राप्त हो जाता है। इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी वस्तु का विस्थापन तथा उस विस्थापन के दौरान लगे समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। ठीक है, माना कोई वस्तु है, वह 5 सेकंड में 15 मीटर विस्थापित होती है। यानी किसी वस्तु का 5 सेकंड में 15 मीटर विस्थापन है, यानी डिप्लेसमेंट। अब इसका एकांक समय में विस्थापन निकालेंगे, तो यानी 1 सेकंड में कितना होगा? 15/5 यानी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड। यह इसका एकांक समय में इसका विस्थापन निकल आया। तो इसकी परिभाषा क्या बन के आएगी? इसकी जो नई परिभाषा बन के आएगी उसको लिख लेते हैं। एकांक समय में वस्तु के विस्थापन को वेग या
वेलोसिटी कहते हैं। टू डिस्प्लेसमेंट covered in unit time is called velocity। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ेंगे। चूंकि हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको साथ में हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। नोट 1, चाल वेग के बराबर भी हो सकती है और बड़ा भी हो सकता है। यानी चाल का मान वेग से बहुत बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या होगी, उस कंडीशन को समझेंगे कि किस स्थिति में चाल और वेग दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, पहले भी पढ़े हैं कि चाल वेग से बड़ा होता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि किस स्थिति में जो दूरी है वो विस्थापन से अधिक होती है। उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि चाल जो है वह वेग से किस तरह से बराबर भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चाल तथा, ठीक है, पहले इसको ऐसे चर्चा कर लेंगे। चाल तथा वेग बराबर होंगे किस स्थिति में, यदि ये कोई वस्तु की पोजीशन है। चाल तथा वेग बराबर ऐसी स्थिति में होंगे कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे। वस्तु की गति सीधी रेखा में हो, अर्थात कहने का मतलब वस्तु की गति सरल रेखी गति हो, सीधी रेखा में हो, तथा उसकी दिशा में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। यानी उसकी दिशा में परिवर्तन ना हो और उसकी गति सरल रेखा में हो। ठीक है, तो इस स्थिति में चाल तथा वेग समान होंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको। चाल तथा वेग बराबर होंगे यदि, वह कंडीशन कौन सी होगी, यदि वस्तु सीधी रेखा में गमन यानी गति करे। सीधी रेखा का तात्पर्य क्या हुआ, सरल रेखीय गति। यानी कैसी गति, सरल रेखीय गति, और बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किए। ये तो पहले हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था कि आखिर ऐसा क्यों है। इसको पुनः कलर चेंज करके लिख लेते हैं। कंडीशन स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन टू वेलोसिटी। वह कंडीशन कौन सी है, स्पीड
and velocity are equal if objects are moving in straight line, यानी कैसा मोशन हो, सिंपल लीनियर मोशन विदाउट चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में चाल और वेग दोनों समान होंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। माना कोई वस्तु है, वह बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और किसी समय वह बिंदु बी में पहुंच जाती है। बिंदु ए से बिंदु बी की जो दूरी है वह मान लें 10 मीटर है। ठीक है, तो किसी वस्तु का विस्थापन और उस वस्तु की दूरी दोनों समान होगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है वह इसी दिशा में और इसी पथ पर गति कर रही है, दोनों ही कंडीशन में अगर देखा जाए तो, यानी उसकी जो दूरी भी यही है और विस्थापन भी यही है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन दोनों की यही है। अदर और कोई, जैसे कोई वस्तु है वो दूसरे रास्ते से ना जाकर वह केवल इसी रास्ते से चले, यानी यहां से चले और यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, यानी वह वस्तु अपनी गति के दौरान किसी अन्य दिशा का अनुसरण ना करे, वह एक सीधी रेखा में गति करे, वह एक सीधी रेखा में गति करे। तो वस्तु का जो वास्तविक पथ होगा उस वस्तु के लघु पथ के समान होगा। यानी जो वास्तविक पथ, यानी ये कौन सा, रियल पथ, और ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट पथ, ये दोनों आपस में समान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब इस यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं क्योंकि दूरी समान है और विस्थापन समान है तो लगने वाला समय भी समान ही है। तो ऐसी स्थिति में जब दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर है तो हम दूरी की जगह पर या तो विस्थापन रख सकते हैं या विस्थापन की जगह पर दूरी रख सकते हैं। तो जब दूरी और विस्थापन दोनों समान है तो दूरी की जगह हमने लिख लिया विस्थापन बटे समय, क्योंकि दोनों अब कैसी, अब इस कंडीशन में हम देख ही रहे हैं कि दोनों का मान कितना है, 10 है। दोनों का मान कितना है, 10 है। तो हम रख सकते हैं, अब मान लिया कि यहाँ पर बिंदु ए से बी तक जाने में 2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी हो जाएगा 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि चाल और वेग एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में सबके आ गया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
नोट टू पर अब हम चर्चा। हाँ, तो अब हम नोट 2 के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो हमारा विस्थापन है, जस्ट सेकेंड, हमारा जो विस्थापन है हमारा, यानी डिप्लेसमेंट, वो हम लोगों ने पढ़े हैं कि वह पॉजिटिव भी हो सकता है, वह निगेटिव भी हो सकता है, और वह जीरो यानी शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारा विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, तो चूंकि हमने पढ़ा है कि वेग इक्वल टू विस्थापन अपान टाइम यानी समय, तो जब हमारा विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है तो वेग की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और यदि विस्थापन हमारा निगेटिव हो सकता है तो जो वेग यानी वेलोसिटी होगी वह निगेटिव हो जाएगी, और यदि हमारा विस्थापन जीरो होगा तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। वेग शून्य धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है यदि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक समान हो तो विस्थापन तथा वेग दोनों शून्य यानी जीरो होंगे। ठीक है, और ध्यान देंगे गतिमान वस्तु के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, गतिमान वस्तु के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। कैसे? हम अपने पिछले लेक्चर में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि गतिमान वस्तु के लिए जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक उसी प्रकार गतिमान वस्तु के लिए चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही कभी जीरो हो सकती है। चाल जीरो तभी होगी जब उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये चीजें देख सकते हैं। अब एक चीज हमने ध्यान दिया होगा कि हमारी कार या बाइक में
इस तरह से एक ओडोमीटर लगा होता है। ठीक है, उस ओडोमीटर में हम सेंटर में देखते हैं कि यहाँ पर किलोमीटर लिखे होते हैं और इसके बाद यहाँ पर कुछ अंक लिखे होते हैं और उसमें एक कांटा लगा होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओडोमीटर में ये जो अंक होते हैं ये होती है दूरी, ये होती है दूरी, यानी वस्तु ने कितनी दूरी तय की, यानी वस्तु जिस मार्ग का अनुसरण करके गया है उस मार्ग पर उसने कितनी लंबाई तय की, वह होती है उसकी दूरी। और यहाँ पर यह अक्सर किलोमीटर में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तथा यात्रा के दौरान ये कांटा जहाँ पर भी होगा, जैसे यह 60, 90, 120, तो यह दर्शाता है कि यह वस्तु की चाल क्या है, यानी यह वस्तु की स्पीड को दर्शाता है और यह वस्तु के द्वारा तय किए गए डिस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट है चाल तथा वेग के मात्रक, यानी चाल और वेग के मात्रक क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे, मात्रक की अगर बात की जाए तो एक होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो अगला जो हमारा नोट है जिस पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो पॉइंट है चाल तथा वेग के मात्रक, यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एसआई मात्रक की। एसआई का तात्पर्य क्या हुआ, ध्यान देंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यानी सिस्टम का एस और इंटरनेशनल का आई, यूनिट यानी मात्रक, जो हो गया जाके एसआई मात्रक। ठीक है, दूसरा है सीजीएस मात्रक। यह मात्रक पद्धतियां होती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सी का मतलब हो गया ग्राम, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम और एस का मतलब हो गया सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब सीजीएस पद्धति वह पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड और द्रव्यमान, यानी जिस मात्रक में हम किसी वस्तु के भार का मापन करते हैं, द्रव्यमान यानी मास, इसका मात्रक हो गया जाके ग्राम। ओके, तो अगर हम बात करें दूरी तथा विस्थापन के मात्रकों की, दूरी और विस्थापन के मात्रकों की, तो हमेशा याद रखिएगा
ये हमको पता है कि किसी वस्तु की दूरी हो या विस्थापन, दोनों की लंबाइयों के जो मात्रक होते हैं वो हमेशा समान रहते हैं, यानी मात्रक हमेशा समान होंगे। ठीक है, तो हमेशा दूरी को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, यह एसआई मात्रक हो गया, और विस्थापन भी किसमें, मीटर में ही व्यक्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों ही लंबाई के, यानी दोनों का जो आकलन करते हैं वो लंबाई में करते हैं, यानी जो दोनों के मात्रक हो गए वो मीटर ही होंगे। तो इस पर्पज से हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो दोनों ही स्थितियों में दूरी और विस्थापन का मात्रक समान है, तो समय का मात्रक तो सेकंड होता ही है। तो जो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन का मात्रक भी हो, वेग का मात्रक भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां से हमें दूरी और विस्थापन के साथ चाल तथा वेग के मात्रक प्राप्त हो जाएंगे। यह कैसे मात्रक हैं? यह एसआई मात्रक हैं। एसआई मात्रक। अब अगर सीजीएस की बात की जाए तो सीजीएस में चूंकि हमको पता है कि दूरी का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर, तथा समय का मात्रक सेकंड, तो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? अब एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे कि जो हम लोग दैनिक जीवन में जो चाल तथा वेग के मात्रक अक्सर पढ़ते हैं वो होते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो ध्यान देंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तथा 1 घंटे में कितने, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, टूटने के बाद आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। सपोज दैट, जैसे किसी वस्तु का जो वेग है या चाल है उसने दे रखा है 20 किलोमीटर
प्रति घंटे। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना। 20 में चूँकि किलोमीटर प्रति घंटे को हमने बदल लिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का जैसे हमने चेंज किया तो यहाँ पर आया 5/18। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे में तो 20 गुणे 5/18, 20 गुणे 5/18। तो इस तरह से हम इसको चेंज करके लिख सकते। हाँ, तो अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में हम लोग ध्यान देंगे कि हमारी जो चाल है और जो वेग है ये राशियां आखिर कैसी हैं। तो हमें पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो दूरी होती है वह अदिश राशि है और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो चाल है वह अदिश राशि और वेग सदिश राशि है। अब यदि कोई पूछ ले कि आखिर वेग की दिशा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा वेग की दिशा विस्थापन की दिशा के बराबर होती है। किसी वस्तु की दिशा हमेशा प्रारंभिक स्थिति से उसकी अंतिम स्थिति की ओर होती है। यह विस्थापन की भी दिशा होगी और वेग की भी दिशा होगी। अतः इस तरीके से हम विस्थापन और वेग की दिशा की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होता है हमारा चाल जो है वह एक अदिश राशि है और जो वेग है वह सदिश राशि है। अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।